हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरबी का लाइव मॉक 16 फॉर एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस और मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा और सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस पर्टिकुलर पेपर में, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताना आपका स्कोर कैसा रहा और आपको पेपर कैसा लगा। और चैनल से अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आरबी का व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना है, चाहे कोई कुछ भी डिसीजन टेलीग्राम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ले। ठीक, उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल 2024 के टॉप क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैक्सिमम वीडियो जा चुकी है, 3 से 4 वीडियो जानी है। एक डीआई के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको अलग से कराऊंगा, उसकी वीडियो आज या कल मिल जाएगी आपको, और 1-2 वीडियोज और आएंगी टॉपिक्स जो रिमेनिंग बचे हुए हैं। इसमें जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस है ना जो सीएचएसएल में पूछे गए हैं, या लैंग्वेज घुमा के पूछ लिया या कुछ अलग तरीके से पूछ लिया, वो सारे कवर्ड है। ठीक है, काफी लोग स्टार्टिंग के बॉक्स में ये भी बोल रहे थे कि सर मैथ्स का लेवल आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रहे हैं या फिर कुछ चीजें मुश्किल जा रही हैं। ठीक है, तो आप ये जब सीरीज देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन वो कहां से उठाए गए थे। ठीक है, तो कोई भी चीज ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने जैसे कि पहले बोला था कि स्टार्टिंग में हम मॉक्स अपने मॉडरेट या मॉडरेट प्लस ही रखेंगे, उससे थोड़े हाई लेवल के रखेंगे, जिससे कि आप मोटिवेटेड भी रहे अपने पढ़ाई को लेकर, आपको ये भी पता चले आपकी कहाँ कहाँ कमियां है, अभी इंप्रूवमेंट का कहाँ कहाँ स्कोप है, और साथ के साथ आगे की चीजें चलें। ठीक है, और उसके बाद 14th मॉक के बाद मैंने कहा था आज के बाद कोई भी मॉक आपको हार्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम पास आ गया, तो एग्जाम रेलिवेंट बिल्कुल एग्जाम जैसा या उससे उसके लेवल का आपको मॉक मिलेगा, या फिर उससे थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट हल्का सा अबव मिलेगा। तो उसी तरीके से हमने मॉक टेस्ट 16 आप लोगों के लिए क्रिएट किया था, जिसमें काफी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, और मैथ्स के लेटेस्ट एग्जाम्स के जो भी पेपर हुए, जैसे सिलेक्शन पोस्ट के टॉप 50 क्वेश्चन, सीपीओ के टॉप 50 क्वेश्चन, और इस तरीके से और भी एग्जाम हुए थे, आईबीएससीआई को एग्जाम हुआ, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने इस प्लेलिस्ट में करा रखे। जिनकी तैयारी पूरी है वो इससे अच्छे खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनकी तैयारी अभी कमजोर है तो वो कोशिश करें, रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा, और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके क्रैश कोर्सेज की मदद से कंप्लीट करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आरबी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहीं पे एक तो सीएचएसएल का टीयर 2 का लाइव टेस्ट चलता है आपका, एक सीजीएल का चलता है। ठीक है, सीएचएसएल वाला वेडनेसडे को होता है और सीजीएल का आपका संडे को कराया जाता है। तो सीजीएल वाले में टोटल 16 टेस्ट हो गए, सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के लिए ओपन है। जिसने नहीं दिया कोई भी टेस्ट वो अभी जाके दे सकता है, इस मंथ के एंड तक वो सारे के सारे टेस्ट खुले रहेंगे, डिटेल सॉल्यूशन सब कुछ उसका अवेलेबल है, तो यू कैन ट्राई डेट आउट। उसके बाद आज जो टेस्ट हुआ था उसके एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कम टाइम मिला, मैंने थोड़ा जल्दी एनालिसिस में ले आया। तो लगभग 23,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और जैसे कि आरबी की में चल रही थी कि जो लेवल है वो मॉडरेट प्लस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और मैंने भी आपको कहा था, तो इसमें जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है ज्यादातर वही लोग अभी मॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा एनालिसिस करके कि लोगों का स्कोर क्या रहा, किस तरह से चीजें चली। डिटेल सॉल्यूशन ऐड हो गए हैं, तो आप जाके अभी एनालिसिस भी कर सकते हैं वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे। टॉपर का जो स्कोर रहा है वो 92.5 मार्क्स रहा है। ठीक है, एवरेज स्कोर रहा है 128 मार्क्स आउट ऑफ 200, और अगर मैं रेंज देखूं यहाँ पे 140 से 160 स्कोर करने वाले हमारे पास 6831 कुछ कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे ये टोटल सभी एस्पिरेंट्स का डेटा है, टॉप 15 का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस पर्टिकुलर टेस्ट में 93 स्टूडेंट्स हैं, 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 808, 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पे 6077 कैंडिडेट्स हैं, 135 से ज्यादा स्कोर करने वाले 11,517, मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 135 से ज्यादा स्कोर किया है इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बाकी आप इस तरीके से देख सकते हैं, परसेंटाइल बच्चों की देख सकते हैं कि क्या क्या परसेंटाइल चल रही है। तो 135 के आसपास यहाँ पे 50 परसेंटाइल के आसपास बच्चों का स्कोर चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, एक तो एग्जाम पास है तो बच्चों की प्रिपरेशन का लेवल अभी अच्छा चल रहा है, और दूसरी चीज जो ज्यादातर जो जिनकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा वीक थी तो वो भी थोड़ा उन्होंने अवॉइड किया आरबी का मॉक देना, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीजें बताऊंगा। बाकी टॉप 15 एस्पिरेंट्स का आप स्कोर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, वैसे टॉपर्स के मार्क्स से ज्यादा कुछ आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आप देखेंगे टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर 187.43 था। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो एवरेज स्कोर 34.05 मार्क्स रहा है, जिसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 1246 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 40 प्लस स्कोर करने वाले 9120 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 21,000 एस्पिरेंट्स। अगर मैं आगे बात करता हूं, रीजनिंग के बाद आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स में भी एवरेज स्कोर 34.03 है, बिल्कुल रीजनिंग के आसपास। और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो 35 से ज्यादा स्कोर करने वाले 13,448 एस्पिरेंट्स है, और 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 1282 एस्पिरेंट्स हैं।
इसके बाद जीके की बात करते हैं। तो जीके में एवरेज स्कोर 23.67 है, जिसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले आपके 12 एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी फिर उस तरीके से 40 प्लस स्कोर करने वाले 491 एस्पिरेंट्स हैं। तो जीके में बच्चों ने इस बार काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किया है। और बाकी जीके का लेवल हम थोड़ा सा इजी रखते हैं। एसएससी में जब जीके आपके एग्जाम में पूछेगा तो इस तरीके से नहीं आएगा, वो वहां पे बिल्कुल कई बार बिल्कुल ही रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आपके जीके के एग्जाम में देते हैं, तो इससे थोड़ा सा स्कोर आपका एक्चुअल एग्जाम में गिरेगा जीके में। अगर इसमें अच्छा है तो थोड़ा सा डाउन लेके चलना, ये मत सोचना कि लगभग इतने आ ही जाएंगे, बाकी एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। हम कोशिश करते हैं जीके के क्वेश्चंस ऐसे ना बनाएं बिल्कुल एब्रप्ट हो, जो ठीक है, जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हो उस तरीके के क्वेश्चंस हम जीके के डालते हैं, तो आपका रियल एग्जाम में जो मॉक में जीके का स्कोर है उससे थोड़ा सा कम रह सकता है। आगे बात करता हूं, इंग्लिश में जो एवरेज स्कोर गया है वो 35.16 मार्क्स गया है। और ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं 502 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, ठीक है। उसके अलावा 9884 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 प्लस स्कोर किया है। सो कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो टोटल 16 मॉक्स हम अभी तक करा चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस दिखा रहा हूं। ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इजी पेपर हमने बनाया था, ठीक है। ये मॉडरेट के आसपास ही पेपर था, मॉडरेट माइनस मान लो या मॉडरेट प्लस, मॉडरेट मान के चलो आप पेपर था। हुआ क्या है कि विद टाइम जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो बच्चों की प्रिपरेशन बेटर होती रहती है। जब फर्स्ट मॉक 2.5 महीने पहले करवाया था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, बहुत सारे बच्चे तो नए थे, ठीक है, उनकी तैयारी भी कुछ भी नहीं हो रखी थी पेपर की, तो उनका स्कोर काफी ज्यादा कम आता था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे लेकिन उनकी रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्योंकि एग्जाम पास आ गया, अब सभी लोग रिवीजन करते जा रहे हैं, पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करते जा रहे हैं, तो मॉक में परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे सबकी बढ़ रही है। तो ओवरऑल आज के जो मॉक में सेफ स्कोर मुझे लगता है जो हो सकता है वो 136 से 142 के आसपास हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर मॉक में सेफ स्कोर नहीं होना चाहिए। अगर आपको 136 प्लस आया है इस पर्टिकुलर मॉक में तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आप टियर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, और इससे थोड़ा कम है तब भी चांसेस हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। सारे के सारे मॉक्स आप लोगों के लिए ओपन कर दिए गए हैं, तो आप सारे के सारे पेपर्स एज मॉक आप दे सकते हैं। और आप साथ के साथ टेलीग्राम से जुड़े रहिए, क्योंकि सारी अपडेट सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है, जिससे कि कोई भी चीज छूटे ना। जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सीजीएल 2025 ही मेन टारगेट हो या सीएचएसएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर में, जिसमें आरबी का जो ऑफिसर बैच है उसके अंदर जो वीडियो है उससे आपको डेली बेसिस पर टारगेट्स दिए जाते हैं एग्जाम तक आपके, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप एक सही गाइडेंस के साथ अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर पाए। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सीजीएल 2024 देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सीजीएल 2024 वाले अभी के टाइम पे सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें, अपने एग्जाम को दें, ठीक है। एग्जाम जैसा भी जाए उसमें जो भी स्कोर आए उसके बाद देखना आपको आगे का क्या करना है, 2025 की तैयारी करनी है या सीजीएल 2024 टीयर 2 की तैयारी करनी है। चलिए मैथ्स का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि P थर्ड प्रोपोर्शनल है 4 और 16 का, तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है 8P एंड 3 का, ठीक है। अगर मेरे पास प्रोपोर्शनल की बात की जाए, अगर इसमें A मान लूं 4 को और इसे मान लूं B, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है मेरे पास B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये 16 इंटू 4 64 आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे 8 P तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल था, तो P की वैल्यू आ गई 64, 3 और चौथी वैल्यू कुछ मान लेते हैं फिलहाल D का मान बताना अगर ये चारों के चारों प्रोपोर्शन में, या फिर इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन बनाना है, जो मैंने D मान लिया फिलहाल। तो इस केस में प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस इंटू दिस, फर्स्ट इंटू 4 बराबर होता है सेकेंड इंटू थर्ड के। तो 8D मेरा बराबर हो जाएगा 64 इंटू 3 के, यहां से 8 से काटूंगा, 8 3 24, D का मान कितना आ गया मेरे पास 24। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सिंपल सवाल था, पहले बहुत सवाल पूछे जाते थे इससे। एक सवाल मेरे पास ये है, एक ट्रेन 960 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, अगर उसकी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसे 1 घंटा कम लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो हमें बताना है 320 किलोमीटर यूजुअल स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा। हमें क्या दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, और स्पीड में चेंजेस दे रखे हैं। तो मैं टाइम के डिफरेंस को इक्वेट करूंगा, मैं कहूंगा टाइम का डिफरेंस कितना है 1। पहले डिस्टेंस कितना था, 960 कवर कर रहे थे, मान लो s की स्पीड से कर रहे थे। अब मेरी स्पीड 4 से बढ़ा दी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मैंने कहा स्पीड अगर s + 4 हो गई, डिस्टेंस वही है, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा, यहाँ पे ज्यादा लगेगा।
तो टाइम का डिफरेंस जो आ रहा है वो मुझे दे रखा ही है। हमें बताना है कि 320 किलोमीटर यूजुअल स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सोल्व करके बता दो। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, मेन टारगेट यही है। आप कहेंगे सर पहले तो मैं यहाँ पे s और s+4 का एलसीएम ले लूंगा और मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 960 को कॉमन ले लिया, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। s+4 माइनस s करूंगा तो ये बचेगा 4 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये s इंटू में s+4 को उधर ले जा सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी दिस। अब कभी भी ना इस तरह के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व मत करना, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। आप इसे फैक्टर्स में स्प्लिट करो। देखो हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें पता है इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 4 का है। दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उनके बीच का गैप 4 है। इसे भी इसी तरीके से स्प्लिट करने की कोशिश करो। देखो मोटा मोटा फैक्टर्स बना लो, अगर उससे नहीं होता तो हम और ज्यादा स्प्लिट करते हैं। जैसे 960 है, 960 क्या होता है मेरे पास, 96 होता है। 16 इंटू में 6, ये चीज हमने बहुत बार क्वेश्चंस में देखी है। इंटू में 10 लिख सकता हूँ और इंटू में 4 कुछ ये वाली वैल्यू। अब देखो कोई दो मल्टीप्लीकेशन में मैं इसे स्प्लिट कर पा रहा हूँ जिसका डिफरेंस 4 आ रहा है। आप कहेंगे सर 16 और 4 64, 6 और 10 60, तो यहाँ पे 64 इंटू में 60 अगर मेरे पास आ रहा है, गैप आ गया 4 का मल्टीप्लीकेशन में, तो आप कह सकते हैं सर s किसे रिप्रेजेंट करता है, ये 60 को रिप्रेजेंट करेगा और s+4 64 को। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने तो क्वेश्चन कर रखा था तो मुझे पता, तो मैंने जल्दी कर दिया, वरना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ तक पहुंच सकते हो। वरना इसी तरह के क्वेश्चंस को करने का मैंने एक डायरेक्ट तरीका भी बता रखा है, जिसमें स्पीड में चेंज हो और फिर टाइम का डिफरेंस दे रखा हो या कुछ इस तरीके का सवाल हो। तो उसमें क्या होता है, ओरिजिनल स्पीड और जो न्यू स्पीड है मेरी, वो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। आप कहते हैं जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है जो कि कांस्टेंट रहता है, इनटू में चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये डायरेक्ट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो मैंने समझा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप कहते हैं सर ये 960 इंटू में चेंज इन स्पीड कितना है 4, चेंज इन टाइम कितना है 1, और ये हो गया s इंटू s+4। तो डायरेक्टली आप इसी स्टेप से भी क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर सकते थे, तो आपको थोड़ा टाइम बच जाता है, ये सब लिखना नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास s का मान कितना आ गया 60, तो यहाँ पे अगर मैं 60 पुट कर दूंगा तो कितना आएगा। आप कहेंगे सर 60 से 320 को काटूंगा तो 5 आवर्स, और फिर 20/60 बचेगा। आवर्स में मिनट में मल्टीप्लाई करने के लिए 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली मेरे पास क्या बचेगा 20 मिनट्स ही आ जाएगा। तो 5 आवर्स 20 मिनट्स, यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 931 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी 19 है। हमें 1/a प्लस 1/b का मान बता दो। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सोल्व करने में, तो अगर आप देखना चाहें तो इस साथ के साथ करें, वरना आप इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। हमें वैसे रिलेशनशिप पता है इसके और इसके बीच में, फिर हम क्या निकालेंगे ये स्टेप्स भी हमें पता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं। लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है ना 1/a प्लस 1/b, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर खाली a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ लेते तो आप कर ही लेते डायरेक्ट। आपसे a भी पूछ लेते तो भी आप डायरेक्ट कर लेते। आपसे यहाँ पे a बाई बी प्लस b बाई a पूछ लेते तो भी आपका इजीली डायरेक्ट हो जाता है। ये तीनों केसेस बड़े इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, ये वाला करना है तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैं आपको बता देता हूं क्या। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। अगर मैं k मान लूं तो हमें पता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना वो बराबर होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, इसके बराबर होता है। तो अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये किसके बराबर होगा k, आप कहेंगे सर k बराबर हो जाएगा 931 डिवाइडेड बाय 19। ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, आप वो यूज कर लेंगे। अब 19 से अगर आप इसे काटना स्टार्ट करेंगे तो पहले 4 टाइम्स जाएगा, 78 151 171, ठीक है 76, फिर मेरे पास बचेगा 17, 171 कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। तो मेरे पास ये वाला मान आ गया। अब हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। अब ये वाला पार्ट मुझे अगर गिवन है, इन दोनों को सम कर दूंगा तो मुझे पता है a भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, इन दोनों का सम 49 प्लस 19, दिस विल गिव मी 68, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 34। 68 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 34। क्या यही वाला आएगा, देख लो एक बार, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नीचे वाली में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a भी मिल जाएगा, और ट्वाइस a भी किसके बराबर आ जाएगा 49 माइनस 90 30 के बराबर, तो a भी 30/2। क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास 15 के बराबर आ जाएगी। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1/a प्लस 1/b। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो इसे, क्या ये a b
और ऊपर a प्लस बी यही है। अब मुझे तो a प्लस बी का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो मुझे a प्लस बी का मान नहीं मिल रहा, लेकिन a भी मुझे मिल गया है कि यार ये वाला डिनोमिनेटर में तो 15 आ गया। अब इधर सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहां से 2ab को लिख दूं मैं तो वो कितना था मेरा 30 था। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 34 प्लस 30 हो जाएगा मेरे पास 64। तो a प्लस बी कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस 8, यही आएगा। अगर a प्लस बी प्लस माइनस 8 है, हमसे पूछा वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ, तो यहां पे मेरे पास प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 आएगा। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू पूछी है इसमें से, तो प्लस 8/15 भी हो सकता है, माइनस 8/15 भी। ऑप्शन नंबर सी में प्लस 8/15 दे रखा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। अब जिनने इसने इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं वो लोग फिर भी 1 मिनट में कर सकते हैं, जिसने पहले नहीं कर रखा उसे टाइम लगेगा इसमें, तो उन्हें लास्ट के लिए छोड़ना है। हमारे पास कहता है एक कस्टमर को एक आर्टिकल परचेज करना है जिसका एमआरपी है 20,000। शॉपकीपर ने दो स्कीम दे दी, कहता है या तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट ले लो या दो सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 18 और 14% के। तो कौन सा ऑफर बेटर है कस्टमर का और कितने रुपए से कस्टमर को फायदा होगा। आप कहेंगे सर ये तो 30 फिक्स है, इन दोनों का अगर मैं इफेक्टिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा 18 प्लस 14 माइनस 18 इंटू में 14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो 32 बना मेरे पास। इसे सोल्व करूंगा 18 इंटू 14 तो 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा, तो ये 252 बनेगा। तो माइनस में 2.52, 32 में से 2.52 अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा, ये जो भी है 32 से थोड़ा सा कम आएगा, या फिर मैं कह सकता हूं 30 माइनस 0.52। अब मैंने 30 की टर्म्स में क्यों करा, इस 2 को अलग सब्ट्रैक्ट कर दिया जिससे कि मुझे ना ये डिफरेंस दिख जाए। क्या दिख जाए, मुझे ये वाला मिल जाए, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है किससे, 30 से। तो मैंने देखा इस केस में शॉपकीपर को क्या होगा, नुकसान होगा, 0.52% कम डिस्काउंट मिलेगा, यहां पे फायदा हो रहा है। तो कौन से केस में फायदा हो रहा है, फर्स्ट केस में फायदा हो रहा है, फर्स्ट ऑफर में फायदा हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफर कितने का फायदा हो रहा है, आप कहेंगे सर पिछले इससे 0.52% ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इधर, किस पे, एमआरपी पे। तो इसका 20,000 का क्या निकाल लेंगे, 0.52%। ये वाली वैल्यू देखो, परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट गई, फिर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू 2 हटा दूंगा तो 2 इंटू 52 बचेगा मेरे पास, जो आ जाएगा 104। तो 104 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दे लेना, बाकी यहाँ पे पॉइंट और जीरो मैंने फिर भी बोल दिया, वरना इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है 52 है, बाकी तो पॉइंट है, परसेंटेज है, जीरो कुछ ऐसे ही चलेगा। 52 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी चीज तो भूल जाओ, क्योंकि ऑप्शन भी हम देखेंगे तो जीरो वगैरह कहीं है ही नहीं। तो 52 इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास 104, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बच सकता है। अगला सवाल हम करते हैं, कहता है 72 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 64 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के। हमें बताना है अप्रोक्सीमेटली गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। तो आप पहले तो इसे काट देंगे, 8 से कट जाएगा 9SP इक्वल्स टू मेरे पास 8CP। अब जब इस तरीके से लिखा हो तो SP किसे रिप्रेजेंट करता है, इसे रिप्रेजेंट करता है, और CP रिप्रेजेंट करता है इसे। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 9 में से 8 घटाया तो 1 का लॉस हो रहा है। कितने पे, हमेशा लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस 9 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/9। 1/9 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 11.11%। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, एक इक्वेशन दे रखी है, इसका मान बताना है। अब एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, y को 0 कर दो, y को 0 कर दिया तो x कितना आ जाएगा, ये -1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अगर यहां पे -1/4 में पुट करूंगा तो -1/64 बन जाएगा क्यूब करने पे, तो 64 से 64 कटेगा, ये बचेगा -1 प्लस 13 बचेगा। y 0 तो ये 0 और ये भी 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 12। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिस लोगों को लगता है ज्योमेट्री में पकड़ कम है वो लास्ट के लिए करें, वरना जिनकी अच्छी मतलब स्पीड चल रही है वो साथ ही साथ करना चाहे कर सकते हैं। ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में करो, क्यों, ज्योमेट्री में फिगर बनानी है, बाद में फिगर बना के क्या चीजें आएंगी हमें नहीं पता, कई बार कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाती है तो टाइम लग जाता है। फिर भी हम साथ के साथ देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसकी वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करती है जिसका सेंटर है O।
तो एक सर्कल जिसका सेंटर हो, इस पे हमें क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। तो मैंने यहां से ये ट्राइंगल इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया और इसे नाम दे दिया ए बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं। AO इज प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट पॉइंट P। अगर मैं यहाँ पे AO को आगे बढ़ा दूं तो इस सर्कल पे कहां पे जाके मिल रहा है, एट पॉइंट P मिल रहा है। और आगे D जा पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है BC पे, सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं फिलहाल, तो ये BC पे परपेंडिकुलर हो गया। एंगल B हमें दे रखा है कितने का, 72 डिग्री का, और एंगल C हमें दे रखा है 54 डिग्री का। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है DAP, ये वाला एंगल बता दो। अब ये वाला एंगल तो डायरेक्टली हम ट्रिक्स इसकी जानते हैं कि इस वाला एंगल अगर हमें बताना हो, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाली लाइन मेरी जा रही है किससे, सरकम सेंटर से। सरकम सेंटर, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, खाली सर्कल भूल जाओ, तो ये पॉइंट किसका है मेरा, ये है सरकम सेंटर। और हमें पता है एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक लाइन बनाऊं जो परपेंडिकुलर हो और दूसरी लाइन बनाऊं जो सरकम सेंटर से पास होती हुई जा रही हो, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना, वो किसके बराबर होता है, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है इनके डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये होता है मॉड्यूलस में 72 माइनस 54, और आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 18। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सवाल इस पे पूछे जाते हैं। बेसिक से आप करना चाहो तो बेसिक से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज अगर पता होगी तो आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, बाकी इसमें और क्या चीज देखी जा सकती है। बाकी इस क्वेश्चन में देखो फिगर वैसे मैंने जो बनाई है थोड़ी सी अलग बनेगी। यहाँ पे 72 है ना, तो ये वाला एंगल बड़ा है, 72 54, ये वाला एंगल छोटा है, तो ये 54 इधर आएगा, 72 इधर आएगा मेरे पास। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो वो इस साइड आएगा, और जो सर्कम सेंटर है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा सा इधर जाएगा। तो एंगल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसे सही कर लेना, लेकिन हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर आ जाता है। चले हम आगे, फिलहाल याद रख लेना, इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी आती है, वो समझ लो आप। मेरे पास ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर अगर एक पॉइंट हो किसका, इन सेंटर का। ठीक है, क्या हो, इन सेंटर का पॉइंट हो, यहां से ये लाइन मिला दूं और एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो उस केस में अगर मुझे ये वाला एंगल थीटा बताना हो ना, ये क्या है, इन सेंटर अतः केंद्र, तो उस केस में मेरे पास ये थीटा होता है हाफ इंटू में मॉड्यूलस में एंगल B माइनस एंगल C। ये प्रॉपर्टी भी याद रख लेना, पहले इस पे बहुत क्वेश्चन TCS पूछता था। चलो आगे, क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक स्कूल है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1600, 45% गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। 80% बॉयज और 75% गर्ल्स हो गए, पास हो गए एनुअल एग्जामिनेशन में। तो हमें बताना है कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। तो सबसे पहले तो जब परसेंटेज में चीजें पूछी गई हैं तो एक्चुअल नंबर मैटर नहीं करेगा। तो हमारे पास गर्ल्स 45% है, तो बॉयज कितने होंगे, 55%। रेशियो निकालूंगा तो 9:11 आ गया या नहीं आ गया। हमसे पूछा है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं परसेंटेज में, तो पास होने वाले बॉयज अगर 80% थे तो फेल कितने हुए होंगे, 20%। गर्ल्स की बात करूं तो 75% पास हुई तो फेल कितनी होगी, 25%। हमें बताना है ओवरऑल परसेंटेज क्या निकल के आएगा। तो एक तो बेसिक से आप एवरेज का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, वरना आप एक चीज अगर ऑप्शंस पे नजर डालो, देखो 17 है, 22 है, 15 है और 26 है, तो जो मेरे फेल की परसेंटेज होगी वो 20 और 25 के बीच में ही लाई कर सकती है, इससे बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि एक 20 है एक 25 है, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो 20 और 25 के बीच में चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहो इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा, तो आप इसमें चाहो तो या 11 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 11 डेट इज 20 करोगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका डेविएशन लगा सकते हो। मैं मान लेता हूं जो एवरेज वैल्यू है वो 20% है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे डेविएशन कितने का आ जाएगा, +5 का। 9 इंटू 5 45% का डेविएशन आया, कितने में बटेगा, 9 प्लस 11 20 में बटेगा, और यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू कितनी मानी थी, 20%। तो यहां से मेरा आंसर निकाल सकते हो आप, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 20 प्लस 2.25, 22.25। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 नंबर्स का एवरेज 54 है, पहले 13 नंबर का एवरेज है 51 और लास्ट के 12 नंबर का एवरेज है 57, तो 13th नंबर बताओ। अब आपको भी पता है यहाँ पे पहले 24 नंबर दे रखे हैं, फिर 13 और 12 कितने हो गए, 25 नंबर, तो एक नंबर एक्स्ट्रा वो रिपीट कर रहा होगा, हमें वही नंबर पूछा गया होगा। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप डेविएशन कंसेप्ट लगाओ सीधा। यहाँ पे 24 नंबर्स का एवरेज अगर 54 है और पहले 13 का कितना है 51, कितना कम हो गया एवरेज से, 3 कम हो गया, तो डेविएशन कितने का आ जाएगा, 13 पे -3 का। अगर हम देखें
लास्ट के 12 नंबर पे जो एवरेज है वो 57 है, कितना ज्यादा हो गया, +3। तो मैं कह सकता हूं 12 नंबर पे जो डेविएशन होगा कितने का होगा, +3 का होगा। ठीक है, यहां पे अगर आप कॉमन लेना चाहें तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो -13 + 12 ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3, है ना। तो -3 का डेविएशन मेरे पास आ रहा है, किस पे आएगा, जो संख्या रिपीट हो रही है उसी पे आएगा। तो जो संख्या है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 13th नंबर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी, एवरेज कितना था 54, उसमें क्या कर देंगे डेविएशन जो भी है मेरे पास, और कितनी वैल्यूज थी, 1 ही वैल्यू है, तो ये मेरे पास इसकी 13th नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 51। बाकी बेसिक से करना चाहो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इक्वल करके आप कर ही लेंगे। ठीक है, जिसने एवरेज नहीं पढ़ रखा वो बेसिक करे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास, ए एक काम को 16.5 डेज में कर सकता है, बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। तो ए और बी की बात करूंगा, 20% होता है 1/5, तो ए की एफिशिएंसी 5, तो बी की कितनी हो गई, 1 बढ़ के 6। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि सी 25% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, तो सी की बात करी और बी की बात करी, तो बी से सी 25% है, 25% 1/4, तो 4 में 1 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 5। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है। साथ मिलके एबीसी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे हमें बताना है, और हमें ये भी दे रखा है ए अकेला इतने दिन में करता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एफिशिएंसी इक्वल बना लो, बी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें पता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये 12 बन जाए। तो ये 10, ए की एफिशिएंसी, बी की 12 और सी की कितनी आ गई 15। ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, 16.5 डेज में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, तो ये हो गया 165। हमें बताना है ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, कंबाइंड एफिशिएंसी तीनों की 15 + 12 27 + 1 और 10 37, तो ये टाइम आ जाएगा, तीनों कितने दिन में करेंगे। सोल्व कर लेते हैं, क्या फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 37 को 3 जा 4 जा जाएगा, 5 जा तो पूरा नहीं हो पाएगा, 4 से करेंगे तो 74, 2 जा 148, बचेगा कितना 17। देखना है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, एक टेबल है जिसका टॉप इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में दे रखा है और उसका एरिया हमें दे रखा है 16√3। हमें बताना है कि लेंथ क्या होगी। तो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और ये किसके बराबर 16 इंटू √3। हमें बताना है ए का मान क्या होगा। सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो √3 से √3 एलिमिनेट हो गया, 4 इंटू 16 64, उसका रूट निकालूंगा तो ए का मान आ जाएगा 8। वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि लेंथ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2016 से 2020 के बीच में इन स्टेट्स में कितने कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं उसका डेटा दे रखा है। हमें बताना है चंडीगढ़ में 2017 और कोलकाता में 2020 में मिलाकर टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए। तो चंडीगढ़ में 2017 और कोलकाता में 2020 कितना हो गया हमारे पास, 4250 आ गया ना सम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एबीसी ट्राइंगल सिमिलर है आरपीक्यू के, एरिया का रेशियो दे रखा है, पीक्यू क्यूआर और पीआर की साइड का लेंथ दे रखा है। हमें बताना है एसी का मान क्या होगा। आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो का स्क्वायर बराबर होता है उनकी एरिया के रेशियो के, या फिर एरिया के रेशियो का रूट उनकी साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो एबीसी और पीक्यूआर का एरिया का रेशियो दे रखा है, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5/6। अच्छा, हमें साइड कौन सी चाहिए, एसी चाहिए, मतलब ऊपर वाले में चाहिए। तो क्या चाहिए, एसी, तो यहां पे मैंने लिख दिया एसी। इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी ये ध्यान से देखना। सिमिलैरिटी हमें एबीसी और आरपीक्यू में दे रखी है, तो यहां पे अगर मैं एसी यूज कर रहा हूं तो मुझे यहां पे कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, आरक्यू। ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। आरक्यू अगर मैं उठाऊं यहां से तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 8। सोल्व करके अपना आंसर बता दो। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 8 इंटू 5 40, 40 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काटूंगा 20 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 6.66। तो एक 6.67 भी अगर दे रखा हो तो वो चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चले आगे,
ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, सिमिलैरिटी जिसमें लग रही है उसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स आपको उठानी है, यहां पे देख के कंफ्यूज मत कर जाना। अगला सवाल, 3 tan थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 2 रूट 3 जीरो के बराबर है, थीटा 0 से 90 के बीच में। तो हमें क्या बताना है, रूट 3 tan थीटा। क्या बताना है, रूट 3 tan थीटा। अच्छा, अब यहां पे कुछ इस तरीके से मुझे वैल्यू दे रखी है, किस तरीके से सोल्व करेंगे, tan और कोट की फॉर्म में दे रखी है। आपको tan और कोट के बीच में रिलेशनशिप तो पता ही है कि ये 1/tan होता है, तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो। 3 tan प्लस 1/10 और 2 रूट 3 को उधर ले जाऊं तो ये आ गया 2 रूट 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। हमें क्या चाहिए, रूट 3 tan थीटा चाहिए, हमसे ये पूछा गया। अब हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप देखेंगे अगर मैं ये रूट 3 से इधर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये रूट 3 tan थीटा प्लस डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आएगा रूट 3 tan थीटा, ये किसके बराबर, 2 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर इसे मैं मान लू x और इसे भी मान लू 1/x हो जाएगा, ये किसके बराबर, 2। ये कब होता है, जब x मेरा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब रूट 3 tan थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ नहीं करना, कोई क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करनी, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। अगला सवाल मेरे पास, इसे सिंप्लीफाई करके बता दो आंसर क्या आएगा। ये दे रखा है दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब देखो यहां पे आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो कि हमारे पास क्या क्या चीजें बन रही है, ठीक है। और बाकी आप बेसिक से कैलकुलेशन करना चाहो बेसिक से भी कर सकते हो। ऑप्शंस पे नजर डाल के देखो, 27, 24, 20 और 6, 26। देखो सिंपल सी चीज है। अब हमारे पास ऑप्शन जैसे मैंने देखा तो 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट दिख रही है, मेरा काम हो गया खत्म, मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू में आंसर, कोई अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कहीं रूट वगैरह नहीं है। आप यूनिट डिजिट मैच कर लो ना, देखो 9 और 2 11 है ना, 1 आएगी यूनिट डिजिट, 1 और 4 5 माइनस 2 बचेगा 3। 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। आप पता है 3 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास यूनिट डिजिट 1 मिलती है। तो मेरा आंसर जो भी होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 7, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है। और ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ये मार्क करके आगे बढ़ जाओ, अगर बाद में टाइम मिले तो पूरा सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है तो यही आएगा आंसर। अप्रोक्सीमेट कई बार ऐसा भी होता है कि सोल्व करने को दिया, अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, नीचे एग्जैक्ट वैल्यू में दिख जाए, नहीं भी मेंशन कर रखा, तो उस केस में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बहुत ही 10 में से एक बार ही ऐसा केस मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप इस फिलहाल तो इसे करके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी लास्ट में करना चाहो तो पूरा सोल्व कर लो, ठीक है। इसमें ये देख लो कि क्या क्या लॉजिक बन रहा है हमारे पास, और उस पर बेस्ड भी ट्राई कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 डिवाइड ये बराबर है 527 के। x 0 से बड़ा है तो इसका मान बता दो। ये तो आपने बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं अलजेब्रा में, इजीली आप कर पाएंगे। आपको पता है अगर x प्लस 1/x चाहिए तो 2 बार रूट लेके पीछे आना पड़ेगा, और फिर x प्लस 1/x से ही मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बता सकता हूं, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे सर सबसे पहले दोनों जगह क्या करो, 2 को ऐड करो, फिर रूट ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा ये 529 रूट होता है 23 का, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 1/x²। स्क्वायर है तो प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर हम आगे बढ़ना है हमें, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें भी +2 और इसमें भी +2, फिर से रूट ले लूंगा तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 का रूट लूंगा तो 5, तो प्लस माइनस 5 आएगा। लेकिन हमें दे रखा है x ग्रेटर देन 0, तो अगर x बड़ा है 0 से तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव 5 आएगा, तो x प्लस 1/x आ गया 5। अगर x प्लस 1/x 5 होता है तो x क्यूब प्लस 1/x3, ये वैल्यू याद होती है आपको, ये वाली वैल्यू होती है आपके पास 110, ठीक है। याद है तो डायरेक्टली लिखोगे, याद नहीं है तो आप कहेंगे सर अगर ये v है तो ये वाली वैल्यू होती है v क्यूब माइनस 3v, यहाँ पे पुट कर दो v की जगह 5, आप 110 निकाल सकते हो। तो मेरा आंसर आ चुका है 110 जमा 5 115। चले आगे, ठीक है। ये काम सारा का सारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मन में होता है, ठीक है। विदाउट पेन ये सवाल किया जा सकता है। अगला सवाल मेरे पास कहता है, मेरे पास 3 डिजिट के नंबर्स हैं ABC, CAB और BCA। ये किससे डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 4 वैल्यूज दे रखी हैं। अब देखो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यूज है, ABC, CAB, मतलब रोटेशन चल रही है, जो वर्ड्स हैं उन्हें घुमा घुमा के हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं। सबसे इजीएस्ट केस आपके पास क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने का, आप कहेंगे सर ABC की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो।
अब कुछ भी माननी है तो मैं सबसे सिंपल वैल्यू रख के देखूंगा और फिर चेक करके देखूंगा किससे नहीं कट रहा है ना। और उसके बाद अगर उससे भी मुझे लगा चारों ऑप्शन से कट रहा है तो फिर कुछ मतलब चारों में से या कुछ और चीजें बदल रही हैं तो उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। मैं एबीसी का मान कोई भी रखूं, क्योंकि ये कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर रखूं तो मैं एबीसी का मान कुछ भी रखूं वो सभी पे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। आप कहेंगे सर मैं एक काम कर लेता हूं, ए को 1 इक्वल्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इन तीनों को 1 कर देता हूं तो मेरे पास मेरे लिए देखो ऑर्डर कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 1 1 बना, ये भी 1 1 1 और ये भी 1 1 1, तो मेरे पास क्या बन गया सम करके 3 इंटू 1 1 1, सम यही बनेगा। अब ये किस किस से कट रहा है देख लो, 1 1 1 आपको पता होगा ये किसके बराबर होता है, ये होता है 37 इंटू में 3 के बराबर होता है, तो ये 37 से कटेगा, बिल्कुल ठीक है। 3 से कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, अब इन तीनों का 1 1 1 का सम करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी आ गया 3, ठीक है। तो इससे भी कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या 31 से कट रहा है? 31 तो है ही नहीं, 31 से नहीं कट रहा, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 31, ठीक है। ये एग्जाम बेस्ड अप्रोच है, अगर कुछ दिमाग में ना आए तो हम इस तरीके से कोई भी वैल्यू मान के अपना आंसर कर सकते हैं कि किससे डिविजिबल नहीं होगा, इससे दिख ही रहा है मुझे। अच्छा बाकियों से आ भी गया, बाकी बेसिक से करोगे तो आप कैसे कह सकते हो भैया देखो एबीसी है ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी यूनिट्स प्लेस पे तो एज इट इज रहेगा, ये टेंस प्लेस पे है तो इसे 10 भी लिख सकता हूँ, और इसे a को क्या लिख सकता हूँ 100a लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखा, मान लो मेरे पास एक नंबर है 312, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 2, 1 टेंस प्लेस पे तो 1 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 3 100 प्लेस पे तो 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ऐसे तो लिखते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी आप लोगों के लिए, ऐसे यहाँ पे 100 c प्लस 10a प्लस b, और मेरे पास लास्ट में क्या आएगा 100b प्लस 10c प्लस a, तीनों का सम करना है। तो यहाँ पे a b c तो एडिट आ गया, आप देखेंगे यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा तो भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी 100 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी को अलग कॉमन ले लेता हूं और मेरे पास कॉमन बचेगा 100 प्लस 10 प्लस, इन सब का सम क्या हो गया 111, और 111 क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू तो हमने अभी देखी 37 इंटू 3 होती है, तो 37 से कटेगा, 3 से कटेगा, a प्लस बी प्लस सी से कटेगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन ट्राइंगल पे बेस्ड है, 3 लाइन का जा रहा है, आपके ऊपर है, लास्ट के लिए छोड़ना है लास्ट के लिए करो, वरना साथ के साथ करना है साथ के साथ करो। क्या कहता है क्वेश्चन में, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, चलो मैं कुछ रैंडम ऐसे ट्राइंगल बना लेता हूं, ए बी सी। क्या कहता है इसके अंदर, ए सी 2 सेंटीमीटर ज्यादा है 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी, ए बी की लेंथ अगर x मान लिया तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, उससे भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा, ये हो गया मेरे पास ए सी। बी सी 2 सेंटीमीटर कम है 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए बी, तो ये 2x अगर इसका 2 टाइम्स कर दिया और उससे 2 सेंटीमीटर कम, ये मेरे पास बी सी की लेंथ है। हमें बताना है कि अगर पैरामीटर ए बी सी का 80 है तो एरिया क्या होगा। देखो अगर पैरामीटर 80 है तो सम कर लो, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ साइड्स, x 2x और 2x 5x माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 16, अगर x 16 है तो वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 16, ये मेरे पास 16 2 32 प्लस 2 34, और ये वाली वैल्यू 32 माइनस 2 30। अच्छा अब ये वाली वैल्यूज देख के मुझे पता है एरिया बताना है, या तो आप हीरोज फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग और लगा लें तो आपको समझ में आएगा 16 30 और 34, अगर मैं इनका रेशियो ले लूं 16 30 34, मैंने ट्रिपलेट्स के लिए आपको बताया कि आप रेशियो ले लेंगे तो आपको सिंप्लीफाइड रेशियो मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ट्रिपलेट है या नहीं। जैसे ही 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे सर ये 8 15 और 17, क्या ये ट्रिपलेट बनाते हैं 8 15 और 17, ये तो ट्रिपलेट है, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल होगा, और 90 डिग्री का एंगल किसके सामने होगा, सबसे बड़े वाली साइड के सामने, तो ये 90 डिग्री होगा। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू में बेस है मेरे पास 30 और हाइट है मेरे पास 16, तो 8 यहां से काटूंगा 8 इंटू 30 240, दिस विल बी माई आंसर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है कि जो एक कंपनी है उसमें 4 एम्प्लॉइज के बारे में बता रखा है, अमित सुरेश नितिन और वरुण। पूरे महीने में दिसंबर 2020 में उनकी इनकम के सोर्सेस बता रखे हैं कि सैलरी से कितना आ रहा है, एरियर से, बोनस से और ओवर टाइम से। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ वरुण टू हिज इनकम
अदर देन सैलरी। वरुण की सैलरी का रेशियो, वरुण की सैलरी क्या है 42,000, इसका रेशियो बताना है जो उसकी इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेस एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के अलावा ये सोर्सेस से उसकी इनकम हो रही है, तो इन तीनों का सम करना पड़ेगा। 7500, 1500, 9000, 10,000, 240, यही आएगा। सोल्व करके आंसर बताएंगे हम कि क्या वैल्यू आएगी। आप ध्यान से देखिए, मेरे पास जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी और यहाँ पे 4200 और अब ये 1024 कुछ बच रहा है मेरे पास। अगर आपको ध्यान हो 1024 क्या होता है मेरे पास, क्या ये 2 की पावर 10 होता है? तो ये 2 की पावर्स में मेरे पास इस साइड जो भी वैल्यू आएगी वो 2 की पावर्स में आएगी, हम ये चीज देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में देखूं मैं तो ये 2 की पावर में, तो और वैल्यू तो कभी नहीं आ सकती राइट में, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल मेरे पास x प्लस 1/x 9 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा 79। जो बच्चा इस क्वेश्चन तक पहुंचा ही नहीं होगा उसे ये क्वेश्चन देख के बड़ा दुख होगा कि सर ऐसा भी आ जाता है लास्ट में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक बार नजर जरूर मारनी है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और जो कि 4 सेंटीमीटर थिक स्टील का बना हुआ है। तो बाउल है, ठीक है, थिक स्टील होगी तो कुछ इस तरीके से, यहां पे चारों तरफ स्टील लगी भी होगी। उसका इनर रेडियस हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमें 3। हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्टील बता दो जो इसे बनाने में लगी होगी। स्टील की जो है ये कितना है 4 सेंटीमीटर थिक स्टील। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर देखो अगर हेमिस्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम मुझे बतानी है तो मैं पूरे की बड़े वाले, अगर मैं कंप्लीट आउटर रेडियस निकालूं तो 3 + 4 ही हो जाएगा 7। तो इस रेडियस से जो मेरा वॉल्यूम आएगा उसमें से इनर स्फेयर जो बन रहा है, हेमिस्फेयर बन रहा है, उसकी वॉल्यूम को घटा दूंगा तो स्टील कितनी लगी वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 πr³। तो 2/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, तो ये 7 का क्यूब माइनस 3 क्यूब, क्या यही बचेगा मेरे पास? सोल्व करके अपना आंसर बता दो। पाई की फॉर्म में दे रखा है तो ज्यादा राडे नहीं है, 3 नीचे दिख भी रहा है तो मतलब 3 से जो ये वाली वैल्यू है वो कटेगी भी नहीं। सोल्व करेंगे, ये होता है 343, ये वाली वैल्यू होती है 27। 43 में से 27 को घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास 16 बचेगी, तो 316। 316 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 632। तो 632/3 पाई कितना आ जाएगा मेरे पास? पहले तो ये 210 जा रहा है, फिर 2/3 पाई जा रहा है, तो दिस विल बी माय आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके बता दो कि क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, जीरो इक्वेशन, एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूं, अल्फा का मान कुछ भी मानो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो वैल्यू मानना अल्फा की, 2 ऑप्शन सेम आंसर ना दें। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, अल्फा को देखो 45 मानूंगा तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 नहीं रख सकते, अल्फा को आप रख सकते हो यहाँ पे सेक है, कोसेक है, तो 0 90 नहीं रख सकते, आप यहाँ पे रख दो अल्फा को 30। अगर अल्फा को 30 रखोगे तो आपको एक बार की में आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/3 स्क्वायर दैट इज 9, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 30 मान के कर सकते हो अगर आपको करना है, नहीं 30 मानना तो बेसिक से भी बता दूंगा। पहले 30 मान के कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक भी कर लो। देखो 1/sec क्या होता है मेरे पास, ये तो कोस होता है ना, तो कोस, और 1 + कोस इंटू में 1 - कोस, तो 1 - कोस स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है और यहाँ पे मेरे पास 1 - कोस स्क्वायर है। अच्छा वैसे तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया, मेरा 1 ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 - कोस स्क्वायर क्या होता है, ये तो साइन स्क्वायर होता है, और कोसेक स्क्वायर 1/sin स्क्वायर होता है, तो ये तो कट ही गया मेरे पास, 1 ही आ गया, तो वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही हो गया। चले आगे, तो इजी था तो डायरेक्टली हो गया। वैल्यू पुट करते तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है इसे देखने में। वैल्यू पुट भी करने से पहले अगर आपको कोई चीज दिख रही हो ना कॉमन आगे सिंप्लीफाई हो रही है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, कई बार इतने में आंसर आ जाता है सिंप्लीफाई करते करते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी।
तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बी रख लेते हैं, कोट ए 2/3 दे रखा है, तो मैं क्या लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोट ए मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से रहा होगा। हमें वैल्यू बतानी है इसकी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना एक एक चीज आप बिल्कुल एज इट इज निकालने की कोशिश करो तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, और डायग्राम भी बनाया, डायग्राम बनाओगे फिर लिखोगे एक एक चीज, तो इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोट ए है ना, तो सारे क्वेश्चन को कई बार कुछ चीजें कट भी जाती हैं, ए की फॉर्म में कर लो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोट ए है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोट सी होता तो कोट सी को क्या लिख सकता था मैं, यहाँ पे tan a लिख सकता था, क्योंकि कोट का ये अगर एंगल ए है तो सी क्या होगा, 90 माइनस ए होगा, ये हमें पता है। तो जहां पे भी सी है उसे 90 माइनस ए रख के उसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्प्लिट कर दो, जिससे कि मुझे दिक्कत ना है, मैं एक ही टर्म्स में सारी चीजें देख पाऊं, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 प्लस 4 13। अब सॉल्व करके यहां पे रखते हैं, देखो साइन ए है, अब ए के टर्म्स में रखूंगा तो मैं साइन वगैरह भी पूरा नहीं लिख रहा, मैंने लिखा साइन। अब देखो कोस सी है, कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन। कोस ए है तो ए की टर्म्स में एज इट इज ऐसे रह जाएगा। फिर मेरे पास कोस सी, कोस 90 माइनस ए साइन, फिर साइन सी, साइन 90 माइनस ए कोस, फिर यहां पे मेरे पास साइन। क्या ये रिजल्ट बन गया? ए के टर्म्स में मैंने सारा कन्वर्ट कर दिया तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, और ए के टर्म्स में कुछ चीजें गिवन भी है, तो साइन से तो मेरा साइन कट जाएगा। अब साइन प्लस कोस, तो मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में एप्टिट्यूड मतलब 3/√13, प्लस कोस क्या होगा 2/√13, डिवाइडेड बाय कोस माइनस साइन, कोस होगा 2/√13 माइनस 3/√13। आप देखेंगे यहाँ पे 13 तो कॉमन आके कट जाएगा, तो 2 प्लस 3 ये बचेगा 5, 2 माइनस 3 बचेगा मेरे पास -1, तो ये आ जाएगा -5। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है? चलूं आगे। कहता है मेरे पास 19,000 रुपीज है, ये बन जाते हैं 22,990 2 साल के अंदर, कुछ पर्टिकुलर ब्याज दर पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर सेम पैसे को सेम टाइम के लिए डबल रेट पे हम दे दें, ठीक है। किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स दे रखा है, कितना 19,000, और यहां पे वैल्यू दे रखी है 22,990। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, ये रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कट गया। अगर मैं इसे 19 से काट दूं, क्या 19 से कट रहा है, ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 19 1 जा 19, 39 2 जा 38 और 1 जा, क्या यही हो गया? प्रिंसिपल है, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स है। अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकालूं तो इसका रूट करना पड़ेगा, इसका रूट करूंगा तो 10:11 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर एक का ब्याज मिल रहा है 10 पे, तो कितना परसेंट हो गया? ये 10% हो गया, तो ये आ गया मेरा रेट। फटाफट से इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया करो। अब मेरे पास सेम पैसा है 19,000, इसे मैं सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूं सेम टाइम के लिए, लेकिन डबल द रेट। तो रेट 10% था, तो अब क्या हो गया? डबल रेट 20%। टाइम कितना है? 2 साल। तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे? हमारे पास 20% इंटू में 2 40%, इसका 40% निकालूंगा तो आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, आपको वैल्यू मिल जाएगी। परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो हट जाएंगी, तो 190 इंटू में 40, ये मेरे पास बचेगा 19 इंटू में 4 कितना होता है? 76, और 2 जीरो और लग जाएंगे। क्लियर? एक चीज और आप देख सकते थे, ये तो मैंने पूरा का पूरा सोल्व कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है उसने शायद ये चीज ऑब्जर्व भी करी होगी कि भाई जब मेरा प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल कितना है? 19,000 है, 19 का मल्टीपल प्रिंसिपल में आ रहा है। जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो उसमें कुछ रेट मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। टाइम 2 साल दे रखा है, रेट में क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा डिनोमिनेटर में 19 आए? बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी होगी कि डिनोमिनेटर में आपको 19 मिले, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा सिंपल इंटरेस्ट, और 19 का मल्टीपल होगा तो चारों ऑप्शन में 19 का मल्टीपल तो मुझे भैया एक ही दिख रहा है, यही आंसर होना था। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास?
मेरे पास कुछ स्कूल्स दे रखे हैं QRSNT, ठीक है, किस साल में कितने बच्चे अपीयर हुए और कितने बच्चे पास हुए उसका डेटा यहां पे दे रखा है, ठीक है, 2014 से 2018 तक का। फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा मिट गया, ये शायद 59.6 है, इसे सही कर लेना। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल एस इन 2014 एंड 2017। स्कूल एस से 2014 में और 2017 में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सम कर दूंगी इनका, तो मेरे पास यहाँ पे 47 प्लस 73 तो 120, 520 आ गया क्या टोटल, देखो एक बार ये कितने परसेंट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 90% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल टी इन 2015, 16 एंड 17। स्कूल टी से अपीयर हो रहे हैं 15, 16, 17 इन तीनों सालों में, तो सम कर लो 300 प्लस 620 आ गया यहां पे, और यहां पे 970। ये इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है, तो इंटू 100% कर देंगे, अपनी वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करेंगे। तो 90% है, 100% है, तो 10 भाग 9 आ जाएगा, तो यहां पे 9 आ जाएगा और 10, तो यहां पे 105200 और यहां पे लेकिन हमें परसेंटेज में चाहिए, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ऐसे नहीं काट सकते, जस्ट गिव मी सेकंड। 90% को 9/10 लिख देता हूं सो डेट कोई दिक्कत ना है। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा ये 10 ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5200 क्या कर रहा हूं, सॉरी, ये 0 से 0 हटाओ ना, फालतू की चीजें लिख रखी है बेकार में। 52,000 आ गया है मेरे पास, और यहाँ पे 97 इंटू में 9 कर दो, 9 7 जा 63, 6 कैरी फॉरवर्ड 81, 87, इतना परसेंट मेरा आंसर आएगा। अब एक बार ऑप्शंस पे नजर डाल लो, 43, 47, 71 और 59.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 60, तो कितने टाइम्स जाएगा इसका, देखो अगर मैं 70 वाला के देखूं तो 8 इंटू 7 होता है 42, 8 इंटू 7 सॉरी होता है 56, तो ये तो 52 है और ये 8 से भी थोड़ा ज्यादा है, तो 70 वाला तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 873 है, अब यहाँ पे 40 की लाइन में है, तो अगर मैं 50 को बेस मान के चलूं कि 50 से देख लेते हैं ज्यादा है या कम है, तो मेरा काम खत्म हो सकता है। अगर मैं 50 को देखूं तो इसका इंटू 5 अगर मैं करूंगा 873 में, तो अगर मैं इसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूं, 87 इंटू 5 करते हैं, तो 435 कुछ आएगा, और उसमें थोड़ा सा और ज्यादा मान लो, ठीक है, अगर मैं इसे 900 भी ले लेता तो 450 आता है, उससे कहीं ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू 50% से भी थोड़ी सी ज्यादा ही आएगी। तो मेरे पास यहाँ पे चारों ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर डी सेट बैठ सकता है, 59.6 यही आंसर आएगा, ठीक है, और तो कोई जाएगा नहीं, ठीक है। वरना पूरा पूरा सोल्व करने का मन है तो आप पूरा पूरा भी ट्राई कर सकते हैं कि 873 किससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट डिजिट की यहां तक पहुंचे, तो आपको दिखेगा अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया हो और आपने टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए हो। बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, फ्री मॉक्स अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, जिनका फायदा आप अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट देके फायदा मिल रहा है तो आरबी के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे रिव्यू कर सकते हैं, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा हम आप लोगों के लिए मॉक्स लाते रहें। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती है। कंप्लीट तैयारी करनी है अगर आपको आरबी से, तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टियर 2 एंड सीजीएल 2025। इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। आप लोगों से फिलहाल अभी यही विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।